चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा ठीक है। देखो आगे से याद रखो भैया, आप ऑफलाइन वाले अगर स्टूडेंट हो, अगर एक दिन पहले चर्चा होती है इस बात पे तो ही आप आए, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल एरर हो जाती है तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना, आपको अपने टाइम पे आना है। अनटिल अनलेस में एक दिन पहले इस टाइप की कोई बात ना करूं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए ना, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि वो परसों की क्लास क्या हटाई नहीं उन्होंने, वो अपलोड ही रह गई, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। डिस्कस करें, कल किया था क्या? कल भी डिस्कस किया था। हाँ तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं, है ना, कल कर लेंगे। ऑड इवन, ठीक है। भैया टेम्परेचर कितना है? नहीं कम करो यार, गर्मी है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा डाउन कर दो, गर्मी लग रही है ना। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हुआ भाई, क्या हो गया? पंखा चलाना है? जब पंखे से अच्छा है ना वो एसी का टेम्परेचर कम कर लेंगे अभी ना। पंखे से बाल उड़ जाते हैं कई लोगों के, इसलिए नहीं चलवाता मैं पंखा, मेरे भी उड़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो आगे बढ़ते हैं भैया। अरे कर रहे हैं, रुक तो जा, एक मिनट रुक तो जा यार, सुन लिया ना, एक मिनट रुक तो जा। अच्छा इधर वाला भी कर दो। भैया एमआई के फोन से कुछ भी मत करना, अगर कोई टेम्परेचर की दिक्कत है अभी बता दो, क्योंकि एमआई के फोन से किया और आप पकड़े गए तो फोन जब्त होगा। ठीक है, तो बस बस बस, शांत हो गया, ठीक। चलिए, तो अपन ने कल पढ़ा था टेंजेंशियल कर्व, है ना, और एक सवाल आपको दिया था मैंने, अभी वो करेंगे डिस्कस, रुको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है, फिर मैं सवाल करा देता हूँ, एक पेज छोड़ दो उसके लिए, आप अभी करा देंगे ना। देखिए अगला जो टॉपिक है भैया, पहले मैं उसका नाम बता देता हूं आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखिए भैया, तो इसमें क्या करने का है कि ना, इसमें चार फॉर्मूले आएंगे इन चारों चीजों के, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, सब टेंजेंट का फॉर्मूला, सब नॉर्मल का फॉर्मूला, ठीक है। और वो एक बार याद करने के बाद जब क्वेश्चन करने बैठोगे एग्जाम में तो फिर से याद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करेगा आदमी ना। तो इसलिए क्या है कि हम हमेशा जब भी आप घर पे, जब भी सवाल है सब टेंजेंट सब नॉर्मल का, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा और फटाक से डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको डिराइव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं याद नहीं करना है, याद करने की कोशिश पूरी करनी है, पर अगर भूल जाए तो सवाल छोड़ने का नहीं है, उसको आप तुरंत डिराइव कर सकते हो, फटाफट डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल होता क्या चीज है वो सीखते हैं, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि एक कर्व है, ये कर्व है एक, है ना, और इस कर्व पे कोई पॉइंट है, इस कर्व पर कोई पॉइंट है P, ये ठीक है, ठीक है, ये, तो अगर ये पॉइंट P है यहाँ पे, तो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की, तो अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को T पे कट करती है, कहाँ कट करती है एक्सिस को? T पे, तो जो PT लेंथ है वो कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए वैसे तो क्या है कि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या चीज होती है, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और टेंजेंट जहां पर एक्सिस को कट करती है वहां तक की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, सही है। तो पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद और देखिए, अगर मान लो इसी पॉइंट पी पर आपने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, ठीक है। और ये नॉर्मल अगर एन पे कट करता है, कहां कट करता है, एन पे, तो पीएन क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब टेंजेंट क्या होती है, तो जो टेंजेंट है आपकी क्या है, टेंजेंट पीटी। अब टेंजेंट का मतलब यहां बोलेंगे पीटी। तो जो टेंजेंट है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, प्रोजेक्शन जानते हो, तो पीटी का अगर एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालोगे तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यू करके, ठीक है। ये कैपिटल एस अगर है तो एस टी क्या कहलाएगा, लेंथ, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड सब टेंजेंट, एस टी। ऐसे ही नॉर्मल है पीएन, पीएन का क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो कितना आएगा, एसएन। इसका प्रोजेक्शन एक्सिस पर एसएन, इसको लेंगे सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट। आया समझ में। तो अब ये सारी चीजें निकालनी है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पॉइंट लोगे तो टेंजेंट की लेंथ अलग आएगी, तो हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट की लेंथ आएगी पॉइंट के हिसाब से। तो हमने क्या किया है, मान लिया कि जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने, x1 कॉमा y1, सही बात है। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, y1, मतलब मॉड लगा देंगे बाद में, अभी y1 मान लो, है ना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है y1, बाद में मॉड लगा देंगे फाइनली। तो अब क्या क्या किया जा सकता है, कर्व की इक्वेशन पता है और कर्व पर पॉइंट पता है, बस दो चीजें पता है, और आपको क्या करना है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है ना। तो कर्व की इक्वेशन पता है, y इक्वल टू एफ एक्स पता है, और उस पर पॉइंट भी पता है, तो इसका मतलब हम कर्व को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और x1 y1 उसमें पुट कर सकते हैं, मतलब हम dy ओवर dx की वैल्यू निकाल सकते हैं एट विच पॉइंट, पॉइंट p, इजंट इट। तो ये हो गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, पीटी, है ना, पीटी की स्लोप आ गई। अब स्लोप का क्या मतलब होता है कि अगर ये लाइन पीटी एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप का मतलब होता है भैया टेन थीटा। तो आपके पास अल्टीमेटली टेन थीटा पता चल गया, टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि डी बाई डी निकाला और पॉइंट पुट कर दिया एक्स वन वाई वन, तो स्लोप आ गई, और स्लोप को किसके बराबर रख दिया, टेन थीटा के। तो आपको टेन थीटा पता है, और आप इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे आप पीटी निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, पीटी। और क्या पता है, ये लेंथ पता है आपको, ये पता है, ये निकालना है, ये एंगल जानते हो, तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो बेटा साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज y1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, पीटी। तो यहां से पीटी की जो लंबाई है वो आ जाएगी y1 cosec थीटा, ठीक है। पीटी की लंबाई कितनी है, y1 cosec थीटा। तो देखो ये कितना हो गया, y1 और cosec थीटा, आप या tan थीटा जानते हैं हम, तो केवल केवल tan थीटा पता है, cosec थीटा कैसे निकाले, इसको लिखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कितना, कच्चू समस्या है जीवन में आपके, नहीं बोलो बोलो, समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y1, और ये अंडर रूट ऑफ कितना, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो यूं लिख सकते हैं, यूं। आप क्या करेंगे, इधर ये एक मसाला है एम स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और ये अंडर रूट के बाहर जाके ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा, देखो y1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स का मॉड लगा देंगे फाइनली। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब समझ सकते हो, फॉर्मूला याद करना आसान तो नहीं है, लेकिन आप याद करें तो ऐसे मत करना डी वाई ओवर डी एक्स प्लान, वैसे करना y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम, एम मतलब टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। चलिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लिया आपने। अब हम निकालना चाहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएन निकालना चाहते हो आप, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसमें ये 90 थीटा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। तो इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हो, फिर से साइन लगाओगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, 90 माइनस थीटा का। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया, पीएन। तो भैया ये कितना हो जाएगा, समझ सकते हैं, cos थीटा। तो पीएन कितना हो जाएगा, y1 cos का sec थीटा। अब आपको तो tan थीटा पता है मात्र, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो ये y1 और इस sec थीटा को लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बस tan थीटा की वैल्यू टपका दो इसमें, कितना, 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, फाइनली क्या लगा दो, माड। सही है, नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे, समझ गए।
अब निकालना है सब टेंजेंट। सब टेंजेंट मतलब समझ रहे हो, इस ट्रायंगल में अपने को क्या पता, ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर और ये भैंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और भैंस कितना होता है, टेन थीटा, ये सीधा ही हो गया। तो टेन थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन भैंस कितनी है, एस टी। तो एस टी निकालना है भैया आपको, तो एस टी कितना हो जाएगा, वाई वन अपॉन टेन थीटा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से एस टी जो आपने निकाला है वो आ गया वाई वन अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स का मॉड, ये आ गया एस टी। अब क्या निकालना है, एस एन, सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल के लिए इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, भैंस निकालना है, सही है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, काट थीटा यूज करेंगे, नहीं सेन थीटा यूज करेंगे, हम क्यों दिमाग लगाए। tan of which angle, 90 minus theta is equal to perpendicular upon mesh, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा। तो देखो एस एन बराबर हो जाएगा y1 tan थीटा, y1 tan थीटा, ठीक है। तो एस एन बराबर कितना, y1 और tan थीटा मतलब dy ओवर dx का मॉड। लो हटाओ, छपाई कर लो छपाई। चलिए भैया, तो आज आज सुविधा हुई आपको हमारी टेक्निकल टीम की वजह से भैया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। पर इसमें यार मैं भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस खुलता नहीं है। कोशिश तो बहुत की मैंने, और क्या 10 बजे स्टाफ आता है यार, तो वो दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। खैर तुम घर पे भी बैठ के क्या ही कर लेते, यहाँ आके पढ़ाई कर ली होगी या बात क्या। इसी बहाने थोड़ी देर और एसी में बैठने को मिला तुमको बढ़िया से। नहीं तो चलवा लेते, मना थोड़ा करते, चलवा देते। यार तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि मैं आ जाता 9 बजे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, बहुत सारे बच्चे 10 बजे आते है ना। तो यार वो मतलब आधे बच्चों का फिर कैसे क्या करता है मैनेज, क्योंकि जब मैंने अनाउंस ही नहीं किया तो फिर कैसे होता। मैं अनाउंस करता तो दिक्कत थी ना, बात थी ना। अब जो बच्चे ऑफलाइन के हैं उनको एल प्लस से मतलब ही नहीं, वो तो 10 बजे आएंगे। उन्होंने ना तो एल प्लस देखा और ना कल अनाउंस हुआ, तो फिर यार मैं करता क्या आके, वो दिक्कत थी, है ना। क्या, कुछ बच्चे घर जा रहे मतलब, हाँ तो ठीक है, वो उनकी इच्छा है। क्या, नहीं नहीं, एक्स एक्सिस पे ही होता है डिफाइन, है ना। हाँ वाई एक्सिस पे थोड़ा, एक्स एक्सिस पे है ना। देखो 2-4 बच्चे अगर चले गए घर पे, तो उससे अपने को क्या करना, तैयारी उनको करनी है ना, मेरे को थोड़ा एग्जाम देना है, ठीक है। वो घर बैठे हैं, घर चले जाएं परमानेंट, अपने को क्या करना। बढ़िया, आपका तो कंपटीशन कम हो रहा है। ऐसे लोग तो दुनिया में होने चाहिए भाई, तभी तो राज करोगे तुम दुनिया पे। और भी कोई जाना चाहे तो चले जाओ, जो बचे उनका कंपटीशन कम होगा थोड़ा। हाँ, अरे देखो ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे, जिंदगी में मिलेंगे, लाइफ में हर जगह मिलेंगे। तो आपको उनसे इंस्पायर नहीं होना, उन्हें देखना है और खुश होना है। चलो ठीक है यार, ऐसे लोग हैं ना, तभी तो भैया हम मजे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचो यार कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी टाइप के लोग, ये क्या दूसरे लोगों को देख के देखते क्या, वो तो बड़े खुश होते हैं, अरे वाह यार, ये तो भाई जियो पे 4 घंटे यूट्यूब देखता है लड़का, रोज मूवी देखता है साउथ इंडियन में, तो खुश है आदमी। वो 1 मिनट खत्म, वो बेकार नहीं करते अपना, पता है आपको। लेकिन लोगों का समय बेकार करने के लिए सारी चीजें बनाई गई है दुनिया में, तो आपको तो वैसा बनना है ना। आप क्यों चिंता करते हो, मजे करो। बड़े आगे कर लिया, ठीक है। चलिए, तुम स्कूल में पढ़ते थे जब, स्कूल से पढ़ के तो आए, स्कूल तो गए हो ना, नहीं गए 3 साल से। चलो स्कूल में गए होंगे, मतलब कभी तो 8वीं में गए होंगे, 7वीं में गए होंगे, 9th में मिले होंगे। तो क्या आपकी क्लास में सब पढ़ने वाले लोग थे।
सारे पढ़ने वाले लोग थे? ऐसा कौन सा स्कूल था भाई? हाँ, स- अच्छी बात है बेटा। सेंट जेवियर के मेरे भी दोस्त है ना। एक दोस्त मेरा आईएएस भी है, मतलब सेंट जेवियर से पढ़ा हुआ है। और सेंट जेवियर के ऐसे लोग भी दिखे मैंने जो 12वीं पास नहीं कर पा रहे। स्कूल से अगर सब कुछ होता तो सीधे एडमिशन दिला देते, फिर खत्म हो जाता कि हाँ ठीक है एडमिशन करा दिया और सब कुछ हो गया। तो ऐसे ही हर जगह यही होता है भैया, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपको उनको उनसे इंस्पायर कभी नहीं होना है, ठीक है। इसलिए हम शायद सबसे पहली क्लास में ही सिखाते हैं बच्चों को कि हॉस्टल में जाके लोगों से ज्ञान मत लेना, ये तो बहुत दिक्कत होगी। हॉस्टल में बहुत ज्ञानी पाए जाते हैं, बहुत तगड़े ज्ञानी हैं। हाँ मतलब एक से एक ज्ञानी होते हैं हॉस्टल में, भयंकर वाले। हम्म। क्या? अच्छा, हॉस्टल में। तो देखो ऐसे इंसानों से हमेशा जूझना पड़ता है लाइफ में ना। ऐसे आज की बात नहीं, कॉलेज जाके, जॉब जाके, कॉलोनी में, फ्लैट में, हर जगह मिलेंगे ना। तो ऐसे ये दुनिया ऐसे लोगों से घिरी हुई है, तो ये हमेशा चलेगा, ठीक है। तो आपको कभी किसी से इंस्पायर नहीं होना है, आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है बस, बाकी तो ठीक है यार, हर जगह मिलेंगे ऐसे। चलिए बढ़े आगे। अब देखो यार, हमारी क्लासरूम से भी ऐसे बच्चे निकलते हैं जो टॉपर्स होते हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे भी निकलते हैं 12वीं पास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना हम उनको देख के पढ़ाते हैं, हम तो उन्हीं को देख के पढ़ाते हैं जो पढ़ने आए हैं, है ना। उन्हीं के हिसाब से पढ़ाते हैं, वही डिस्कशन करते हैं। तो उन लोगों के लिए उनकी कोई वर्थ नहीं है ना, उनको देख के कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। दुनिया में जो कुछ करते हैं उनको देख के सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और उनके लिए तो फिर टिकटॉक बना के छोड़ देते हैं, जाओ जी लो, ठीक है। जाओ टिकटॉक टिकटॉक बनाओ, ठीक है, रील बनाओ। तो इसलिए क्या है कि आप इधर उधर ध्यान मत दिया करो, कौन क्लास आता है कौन नहीं आता है। आप कभी भी एक 100 बच्चों में से आप सोचो सारे आईआईटी निकलेंगे, सारे एकदम शानदार होंगे, ये कभी संभव नहीं हो सकता। या आज तक ही नहीं हो पाया दुनिया में ना, ठीक है। 100 में से अगर आप मान रहे हो कि सारे के 100 एकदम शानदार होंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। सारे के सारे मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं, आज तक ही पॉसिबल नहीं। इनफेक्ट आप आईआईटी के अंदर भी पढ़ोगे ना, वहां पर भी मिलेंगे दो पांच आपको ऐसे, ठीक है, जो बिना प्लेसमेंट के निकल जाएंगे, उनके कहते हैं आप 4 साल देखते रहोगे, ठीक है, एक से एक तो रम खाओगे वैसे। तो ऐसे लोग हर जगह है, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए क्या है, कभी इस फालतू चीजों से इंस्पायर मत होना। हॉस्टल में भी ज्ञान बांटेंगे कई लोग ऐसे कि क्या कर रहे हैं यार, ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मैं तो आईआईटी दे चुका हूँ। नहीं, वो बच्चा वो बोलेगा ना जो 12 पास होगा, 13 दे रहा होगा, वो ये कह रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अह, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ मैंने दिया है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। तो तुम्हारी गलती है, क्यों पंचायती क्यों करते हो भाई। मैं अपने घर पे जब लौटता हूँ सोसाइटी में, तो नीचे बहुत सारे 10-15 लोग बैठे होते हैं जो दिन भर बैठे ही रहते हैं वहां पे, कोई काम धाम नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ उनको तो बुला, सर क्या हाल चाल है, आओ ना यार, जैसे कभी एक आध बार बैठ जाते हैं ना, तो चालू हो जाते हैं। आपने देखा है वो शर्मा जी ने जैसे किया, मैं भी उठ के निकल लेता हूँ, अरे यार चलता हूँ, चलो फिर मिलते हैं यार, है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं बोल के, अब उनकी बकवास सुनने मैं क्यों बैठूं, है ना। उनको काम ही है ये जिंदगी में, उनको क्या करना है। आदमी बैठा है एक ही जगह 4 घंटे बैठा है, तो उसको कुछ तो चाहिए यार बात करने के लिए, इंसान है वो भी, तो बात करेगा ही करेगा। तो आप बात करोगे अपने दोस्त से तो कुछ हो सकता है वर्थ की बात करो, अब वो क्या बात करे यार आदमी, है ना। तो वो दिन भर यही करता रहता है, वो देखा यार शर्मा जी ने उस दिन है ना कचरा डाल दिया था, ऐसे हो गया और ये हो गया, है ना। तो इसलिए क्या है, हाँ, नहीं, आप यार ऐसा नहीं है ना, अपन क्यों उलझना है, इसलिए बता रहे हैं ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे। ये आपकी गलती है कि आप उनको एंटरटेन करने दे रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी पंचायती में बहुत मजा आता है। हकीकत ये है, बात ये है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको पकड़ा और आपको जबरदस्ती में ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको मजा आता है ना। क्योंकि क्या होता है ना, जिस काम में दिमाग न लगे, मेहनत न लगे, वो सबसे सुंदर काम होता है दुनिया का। और वो होता है तो टीवी देख लो या कोई ज्ञान बांट रहा हो तो आराम से बैठ जाओ, मजा आ रहा है भैया। ये भी वही बात कर रहे हैं, हाँ।
सामने वाला दुख सुना रहा है, यार ये चैप्टर तो भाई साहब इतना खतरनाक होता है, छोड़ देना चाहिए। हाँ यार मैं भी सोच रहा था। ठीक है, तो बेटा फालतू बात सुननी नहीं है ना। ठीक है, अगर सुननी है तो अच्छे लोगों की बात सुनो, जो टॉप ऑफ करे आईआईटी में, उनका इंटरव्यू सुनो, इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ अच्छी। हटाए उसको। हाँ, तो किसी से भी ज्ञान मत लिया करो भाई, ज्ञान फ्री में नहीं मिलता है, पैसे लगते हैं। और सही बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले याद हो गए। फॉर्मूला याद करने की कोशिश पूरी करनी है, बट अगर ना हो पाए तो जब भी आप करो तो फटाक से डिराइव कर लेना, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दी है ना, क्योंकि एग्जाम में भूल जाते हैं अक्सर ये वाले फॉर्मूले, है ना। चार चार फॉर्मूला है, आप उसको तुरंत डिराइव कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा और इतने से में हो जाता है। आपको सारी चीजें नहीं निकालनी, आपको जो पूछा सब टेंजेंट पूछा, सब टेंजेंट का डिराइव कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, छोटी सी बात। एक और टर्म होती है, हालांकि कभी ये यूज तो नहीं होती है, बट ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि कभी पूछ लिया जाए इस टाइप का तो हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्या है कि एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये कर्व पर है, तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की। क्या किया, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर ली। सही है भैया। अब अगर ये टेंजेंट y एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट नाम रख देते हैं, n रख देते हैं सपोज, है ना, n। ये पॉइंट है 0 कॉमा बीटा, लेट से। ठीक है, तो जो बीटा है, बीटा मतलब द y इंटरसेप्ट, आपने पूछा ना y इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, तो y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट जो है, y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। अब देखिए y इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं। इसने जहां कट किया ये y इंटरसेप्ट ओ एन, ठीक है, क्या ओ एन। तो ये जो ओ एन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओ एन को इनिशियल ऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट। समझ में आया। तो इनिशियल ऑर्डिनेट वर्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट का y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट इनिशियल ऑर्डिनेट कहलाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए छाप लीजिए। ठीक है, एक और वर्ड होता है कई बार सवाल में यूज हो सकता है। ये पॉइंट P है कर्व पर, ठीक है, तो आपने P को सीधा ओरिजिन से मिला लिया, है ना, ओरिजिन तो बना हुआ है ना। P को आपने सीधा ओरिजिन से मिला लिया, तो इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं भैया, रेडियस वेक्टर। मतलब कोई भी पॉइंट है कर्व पर, टेंजेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, रेडियस वेक्टर का टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है। कर्व पर कोई भी पॉइंट है P, P को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, जब आप ओपी वेक्टर लिखते हो तो उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। अब यहाँ रेडियस है नहीं क्योंकि सर्किल नहीं है कर्व, बट फिर भी हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। समझ में आया भैया, है ना। चलिए एक और बात बता देता हूं, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एंगल बनाता है थीटा, क्या बनाता है भैया, पर्टिकुलर एंगल थीटा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट, वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट P ऑन द कर्व। समझ में आया। तो ये टर्म्स आप लिख लें, ठीक है, और अब मैं इसको हटाता हूं, है ना। देखिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट the length of tangent at any point on the curve, on the curve y is equal to c into e की पावर x by c plus e की पावर minus x by c upon 2। यार एक काम करो, लेंथ ऑफ टेंजेंट की जगह ना लेंथ ऑफ नॉर्मल कर लो आप, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इज बीटा स्क्वायर बाय सी। ये प्रूव करना है कि कर्व दे रखा है आपको, इस कर्व का कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, वहां पर ड्रॉ की गई नॉर्मल की लेंथ बीटा स्क्वायर बाय सी होती है, ये प्रूव करना है ना।
तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, dy और dx तो निकालना ही पड़ेगा चारों फॉर्मूला में। तो सबसे पहले dy और dx निकाल लेते हैं। तो dy ओवर dx जब आप करने वाले हैं तो देखिए c/2 तो है ही, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 1/c e की पावर x बाई सी माइनस 1/c e की पावर माइनस x बाय सी। सही बात है। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा भैया यहाँ से, 1/2 e की पावर x बाई सी माइनस e की पावर माइनस x बाई सी। ये क्या आ गया, dy ओवर dx। समझ में आया। तो अगर ये dy बाई dx आ गया तो किस पे निकालना है, पॉइंट पे, अल्फा बीटा पे। तो द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट द पॉइंट अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ e की पावर बीटा बाई सी माइनस e की पावर माइनस बीटा बाई सी। एकदम सही लिखा है हमेशा की तरह। अच्छा अल्फा है क्या एक्स, ओ हो, चलो कोई बात नहीं, चेक कर रहा था आपको मैं ना। ठीक है, पहली बार हमेशा की तरह गलती नहीं की, मतलब गलत सही नहीं लिखा इस बार, है ना। हाँ गलती। हाँ तो भैया क्या हो गया कि एक्स की जगह अल्फा डाल दिया आपने, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स निकल गया। अब नॉर्मल निकालना है इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल का फॉर्मूला देखो जरा, क्या लिखा था अपन ने। नॉर्मल का फॉर्मूला y1 m स्क्वायर अपॉन, नहीं था कुछ भी अपॉन में, ठीक है। नॉर्मल का लेंथ जो है, क्या बताया आपने, y1 मतलब बीटा, अंडर रूट में कितना, 1 प्लस m स्क्वायर मतलब डी बाई डी का होल स्क्वायर। तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 1/4, और साथ में आएगा e की पावर अल्फा बाई सी माइनस e की पावर माइनस अल्फा बाई सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है। तो कितना आ गया, मॉड लगा देंगे भैया फाइनली। तो कितना आएगा बीटा, और ये अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ से क्या भैया 4 आएगा ये, अब यहाँ 4 ले जाऊंगा, 4 प्लस e की पावर अल्फा बाई सी मतलब का स्क्वायर है ना। क्या 2, व्हाट इज 2, अच्छा ये कह रहे हो क्या आप, मैं चेक कर रहा था आपको, ठीक है। हाँ तो ये आ गया, इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, ये स्क्वायर किया ये आया प्लस e की पावर, यार हो जाता है कभी कभी, गलती होती है ना, हमेशा की तरह सही नहीं होते अपन, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, स्क्वायर कर दिया। अब ये e की पावर देखो गौर से देखना कि यार ये e की पावर 2 अल्फा बाई सी है, e की पावर माइनस 2 अल्फा बाई सी है, और ये -2 है और प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा +2। अरे भाई -2 की जगह क्या आ जाएगा, +2। तो ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा बीटा बाई 2 का मॉड, और ये चीज बन जाएगी अंडर रूट ऑफ, समझ पा रहे हैं कैसे हुआ। तो e की पावर अल्फा बाई सी प्लस e की पावर माइनस अल्फा बाई सी का क्या बना बच्चों, होल स्क्वायर। कछु समस्या जीवन में नहीं है। अब देखिए गौर से, ये चीज ना देखी देखी लग रही है, क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट किस पर है, कर पे, किस पे है, समझ ही नहीं रहे, समझ गए, ठीक है। तो अल्फा बीटा पॉइंट कर पर अगर है तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं सेटिस्फाई करा कैसे लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू c/2 और e की पावर कितना, अल्फा बाई ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा बाई ए। वही है यार, ध्यान है मतलब तुम्हारा है, ठीक है चलो। e की पावर अल्फा बाई सी प्लस e की पावर माइनस अल्फा बाई सी इक्वल टू कितना, 2 बीटा बाई सी। तो आ गया 2 बीटा बाई सी। तो देखिए यहां से क्या करेंगे अब चमत्कार की, ये बीटा बाई 2 है, और जब ये अंडर रूट और ये है, ये अट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट हट गया, तो ये मसाला बचा, है ना। मॉड की जरूरत वैसे नहीं है, ऐसे तो अंडर रूट और स्क्वायर होता है तो मॉड लगाते हैं, पर ई की पावर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव है, तो मॉड की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ई की पावर अल्फा बाई सी प्लस ई की पावर माइनस अल्फा बाई सी जो है, उसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2 बीटा बाई सी। तो बीटा बाई 2 तो था ही, 2 बीटा बाई सी और आ गया, सही बात है। तो बताइए बीटा स्क्वायर बाई सी आया कि नहीं आया, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, खत्म बात। ठीक है भैया, तो जल्दी जल्दी कर लो यार, है ना, तुरंत तुरंत। चलिए भैया।
तो अब बढ़ेंगे आगे, है ना? ठीक है, अच्छा लिख रहे हो? ठीक है भाई, हटा देते हैं। अब ये एक्चुअली सब टेंजेंट सब नॉर्मल जो चीज है, इसका जो यूज यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, है ना? इसका यूज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में ना, तो वहां पर फिर से पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, फिर से आएगा तो आप ये कॉपी खोल के देख लेना एक बार, ठीक है? कोई समस्या यहाँ तक नहीं है? छाप लिया बेटा? जबरदस्त यार, मजा आ गया। अरे इतना नहीं समझना है, ज्यादा भी नहीं समझना है, जल्दी कर लो। अगला हेडिंग जो है ना वो है रेट मेजर, ठीक है? रेट मेजर, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन दर, परिवर्तन दर, दर होता है ना ब्याज दर, वैसे परिवर्तन दर। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए तो भैया देखिए, अगला जो पहले लिख लो यार, तुम ऐसे बड़ा बड़ा बोर्ड कैसे पढ़ाओगे, मतलब मजा नहीं आएगा। थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? सवाल होंगे थ्योरी में, एक बार बता देता हूँ थोड़ी सी आपको, है ना? क्योंकि ये थ्योरी आप हम पहले दिन से पढ़ ही रहे हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होता है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, या विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और जब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो जाता है, डेल्टा एक्स क्या हो जाता है? बहुत छोटा। आप जानते हो, ये तो यार पढ़ ही चुके हैं अपन बहुत बार। एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं उस केस में? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का ये होता है कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? ये वही चीज है जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हो, जो कि कार में आपको स्पीडोमीटर पे नजर आती है हर टाइम पे। और हाँ, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? और दूसरा ये कि एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, क्या बोलते हैं, आप एक घंटे में या 2 घंटे में आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो व्हाट इज द एवरेज, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड? तो डिस्प्लेसमेंट में मान रहा हूँ, मतलब 60 किलोमीटर, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 60/2 कर लेंगे। लेकिन उस 2 घंटे में कभी आपकी स्पीड ज्यादा रही होगी, कभी आपकी स्पीड कम रही होगी, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आती है वो एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है? आ रहा है समझ में? पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए भी आपको कुछ टाइम पीरियड तो चाहिए होता है ना? वही डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करते हो, तो जब डेल्टा टी को बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा करते हो सकता है माइक्रो सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, माइक्रो सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट डिस्टेंस अपॉन वो टाइम जो माइक्रो सेकेंड्स में है, उससे आपकी क्या निकल जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही बात है? तो टाइम पीरियड तो वहां भी चाहिए, बट टाइम पीरियड इज वेरी 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 स्मॉल। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, समझे? समझ गया, ठीक है? तो चलिए बस इतना सा इसमें काम आएगा, बाकी थ्योरी कुछ भी नहीं है। अब कुछ चीजें मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर की, बहुत बढ़िया। और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सिलेंडर देखा है कभी? सिलेंडर है जिसकी बेस की रेडियस आर है और हाइट है एच, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सही है। और जो उसका सरफेस एरिया होता है ये वाला 2 पाई आर एच। और अगर ऊपर जो ढक्कन है ना उसका भी ले रहे हैं, तो ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कौन देखा, कौन सॉफ्टी, कौन देखा है? बटर स्कॉच, हाँ। तो जो कौन होता है भैया, उसका
उसका अगर बेस है, उसकी रेडियस आर है, और हाइट जो है, हाइट वर्टिकल हाइट दैट इज एच, और ये वाली क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट, ठीक है, वो एल है। कितनी है, एल। तो पहले तो वॉल्यूम बताओ इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बहुत बढ़िया। और सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर, और ये एल तिरछा वाला, याद आ गया। बस ये चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस लिखो, हटाए इसको। हाँ तो लिख लो, जल्दी जल्दी सारा लिख लो, ये भी लिख लो, फिर सवाल सवाल करेंगे। थोड़ा साइड हो जाए बेटा, ऐसा। लो यार जल्दी कर लो थोड़ा सा, हटाए। बेटा इसमें क्या था, मतलब ऐसे लिख लोगे खुद से, डी बाई डी बराबर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, खत्म बात, ठीक है। चलो तो सवाल लिख लो इसी बात पे। बोलो। लिखो, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन is increasing, is increasing, is increasing at the rate 3 centimeter per minute, 3 centimeter per minute, increasing, बढ़ रही है, increasing at the rate of 3 centimeter per minute, and altitude, and altitude is decreasing, altitude is decreasing at the rate of 4 centimeter per minute, at the rate of 4 centimeter per minute. Find the rate of change of lateral surface area, find the rate of change of lateral surface area, lateral surface area when r equal to 7 and h equal to 24, ठीक है। ये दोनों सेंटीमीटर्स में, 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब पहले सवाल समझिएगा भैया, कि कौन है हमारे पास, ठीक है। तो बना लिया ऐसे, देखिए ये कौन है भैया। अब यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये h होता है यहां से यहां तक, और ये कितना होता है मुन्ना, r, ये कितना होता है, यल, है ना, एच, आर और यल, ठीक है। तो भैया कितना हो गया ये, सोचो पहले सवाल क्या है, कि रेडियस बढ़ रही है, बढ़ रही है, एवरी टाइम बढ़ रही है, हर हर मोमेंट पे बढ़ रही है। ऐसा मतलब ये नहीं होता कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट का मतलब ये समझना कि अचानक से 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर बढ़ गई फिर रुक गई, फिर अगले मिनट में बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है ना, इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, और ये ऑल्टीट्यूड भाई साहब जो है ना कम होते जा रहे हैं, इस रेट से कम हो रहे हैं, सही है। तो हर मोमेंट पे इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है, तो वॉल्यूम भी बदलेगा, लेटरल सरफेस भी बदलेगी, हर मोमेंट पे बदल रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमें क्या निकालना है, कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है पाई आर एल जो होता है, वो भी बदलेगा। तो यह पूछा है कि उसके लेटरल सरफेस एरिया के बदलने की रेट निकालो,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। पर सवाल ये उठता है कि चूंकि हर मोमेंट पे चीजें बदल रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया निकालना तो है, लेकिन कब, कौन से टाइम पे? जैसे आपको बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालो, तो बोलोगे ना कब, कितने बज के कितने मिनट पे, टाइम चाहिए। तो यहाँ पर टाइम नहीं देके क्या दिया है, उस मोमेंट पे निकालो, जिस मोमेंट पे क्या हो रहा हो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे, जब रेडियस कितना हो गया हो 7 सेंटीमीटर और उस टाइम पे हाइट कितना रह गया हो 24 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया कितना है। ये इसका मतलब हुआ, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, ए, मान लिया एरिया कितना होता है वो पाई आर एल। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि यहाँ पे एल का जिक्र ही नहीं किया है, आर और एच की बात की है, समझ रहे हैं? तो सुनिए, अब यहाँ से दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका मैं बता रहा हूं आपको, गौर से देखिएगा, मैं इसको एल को चेंज कर लूंगा, आर स्क्वायर प्लस, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, ठीक है, ये आ गया। 25 कौन बता रहे हैं ये? बहुत बढ़िया। तो बेटा 25 अगर आप रख दोगे तो फिर चेंज क्या निकालोगे? आप अगर यहाँ रख दोगे तो आपने तो एरिया निकाल लिया, किस मोमेंट पे? उस मोमेंट पे। उस मोमेंट पे एरिया थोड़ा निकालना है, उस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। आर और एच अभी नहीं रखना है। एक बार बताओ, जब डीवाई करते हो तो क्या कर में पहले पॉइंट रख के फिर डिफरेंशिएट करते हो? फंक्शन में पहले पॉइंट रख देते हो फिर डिफरेंशिएट करते हो क्या? तो यहाँ पर ये भी तो फंक्शन ही है आर और एल का, तो क्या इसमें आर और एल ढक दो के सीधा ही? अरे पहले डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, और किस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालनी है वो पॉइंट बाद में पुट करेंगे। आया समझ में? हाँ, तो ये आ गया। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ये निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में तो कम और ज्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा। अब देखिए, गौर से देखने का है मुद्दा यहाँ पे ना, कैसे देखना है गौर से। पाई तो कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट, सही है। अब देखिएगा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो दिस इंटू दिस करना, छोड़ो पकड़ो लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो डी आर बाय डी टी प्लस, अब आर को छोड़ दे भैया, है ना, आर को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर का कितना आएगा, 2r डी आर बाय डी टी, और ये कितना 2h डी एच बाय डी टी। सही बात है, कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत है यहां तक? तो भैया डी ए बाई डी टी करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस मोमेंट पे निकालना है? अभी रुकिए, तो पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, सुनो, कि डी ए बाई डी टी जो है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, ठीक है। तो पाई, अभी सुनिए, तो इसके बाद क्या है कि देखिए आर और एच वक्त के साथ बदलेंगे, बदलते रहेंगे। डी आर बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट है पूरे वक्त के साथ। रेट, किस रेट से रेडियस चेंज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। बढ़ रही कम हो रही है? अरे बढ़ रही कम हो रही है? तो डी आर बाई डी टी प्लस का 3, कितना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का 3 हो गया, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस, ये भी बदल रहे हैं, देखो 2 से 2 बुरी तरह से कट जाएगा, तो कितना होगा, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये कितना है, डी आर बाई डी टी कितना होगा 3, और डी एच बाई डी टी कितना होगा -4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3r माइनस 4h। एकदम सही किया क्या हमेशा की तरह? क्योंकि ध्यान रखिए डी एच बाई डी टी -4 क्यों, बिकॉज ऑल्टीट्यूड की लेंथ इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एच बाई डी टी, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यार तुम याद करो, डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैसे निकालते हो तुम, पता है? y2 माइनस y1 अपॉन, अब बताओ, अगर x बढ़ने पर y कम हो जाए, तो y2 कम हो गया y1 से, तो y2 माइनस y1 करोगे नेगेटिव आएगा, और x2 माइनस x1 तो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे समझो कि मान लो कि एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, है ना, तो t बराबर 1 पर स्पीड थी 10, कितनी थी, और t बराबर 2 पर स्पीड हो गई 5, तो क्या लिखोगे, द चेंज इन स्पीड फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव ही आएगा अपने आप, तो अपने आप नेगेटिव आता है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? डी एच बाई डी टी में एच कम हो जाएगा तो फाइनल एच कम होगा, और इनिशियल एच ज्यादा होगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, टाइम डेल्टा टी तो पॉजिटिव होता ही है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मतलब टाइम तो बढ़ता ही है ना। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं याद करने का कि नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, वो खुद ही नेगेटिव होता है। सही है, तो यहां तक कोई समस्या है जीवन में आपके, कुछ भी तकलीफ नहीं है? तो अपन ने इसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब ये आ गया आपका डीए बाई डी टी का वैल्यू कब, किसी भी टाइम पर। तो हमें क्या करना है, डीए बाई डी टी निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ गया। अब लेकिन कब निकालना है, देखिए अब ये तो नहीं दे रखा किस टाइम पे निकालो, पर ये दे रखा है उस टाइम पे निकालो जब आर 7 रहा हो और एच उस टाइम पे उस मोमेंट 24 रहा हो। इसका मतलब हम ये डी बाई डी टी की वैल्यू तब निकालना चाहते हैं जब आर कितना हो 7 और एच कितना हो 24। सही है, तो ये पाई और ये कितना हो रहा है भैया 3 इंटू ये कितना हो गया 25, 75 प्लस ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 25। ठीक है, 7/25 और ये कितना हो गया भैया 3R 21 माइनस 4H 96 माइनस का 75। सही लिखा एकदम हमेशा की तरह। ये कटेगा माइनस 3 बार 21, 21 आएगा क्या? हाँ, तो 54 पाई आ गया। यूनिट बताओ कितनी आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि मिनट में दे रखा है सब कुछ। ठीक है, तो मतलब एरिया बढ़ रहा है टाइम के साथ, दिख रहा है आपको? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ज्यादा आया कम आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। तो डीए बाई डी टी पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि वक्त के साथ साथ एरिया बढ़ रहा है। सही है, ठीक है ना, वक्त बदल रहा है और एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम ही ऐसी चीज है बेटा जो कभी कम नहीं होती, बढ़ती है। ठीक है, बाकी सब चीजें कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। क्या क्या एज मतलब टाइम ही होता है ना भाई। टाइम एज कैसे देखते हो, किसी आदमी की उम्र कैसे देखते हो, टाइम। तो बेटा तू ये बता, मेरी हाइट 18 साल या 17 साल की एज में उतनी थी, तो मेरी कम हुई क्या हाइट? कांस्टेंट हो सकती है ना, कम तो नहीं हो रही। और बढ़ भी नहीं रही, हमेशा थोड़ा बढ़ती है हाइट, कैसी बात कर रहा है? ऐसे हमेशा ही बढ़ती रहती है भाई, तो अब तक तो मैं टच कर चुका होता है इसको, इतना होता है। आगे बढ़े, तो अगला सवाल देखेंगे अब, है ना। तो चलिए एक और सवाल इसी बात पे लिखते हैं, जल्दी करो करो करो, जल्दी जल्दी करो बेटा, तुरंत तुरंत करने का है। हो भी गया, तो चलो मैं बोल रहा हूं लिखिए। तो तुमने लिखना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा बैठा रहूंगा कि जैसे तुम बातें कर रहे हो। हम्म, नालायक, इधर लास्ट लाइन है उधर है लास्ट लाइन। चलिए तू लिखता रहे जब तक मैं डिक्टेट करवाता हूँ सवाल। हाँ भैया लिखो। at some instant at some instant at some instant the height of right circular cone the height of right circular cone is 20 centimeter. At some instant the height of right circular cone is 20 centimeter and is decreasing and is decreasing and is decreasing at the rate of 4 centimeter per second and is decreasing at the rate of
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। At the same instant, at the same instant, at the same instant, radius is 10 centimeter, radius is 10 centimeter, radius is 10 centimeter, and is increasing, and is increasing, and is increasing at the rate of, and is increasing at the rate of, at the rate of 2 centimeter per second, 2 centimeter per second, 2 centimeter 2 centimeter per second। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा लो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए चालू हो जाइए फटाफट से। फोर हंड्रेड पाई बाई 3, सही है, बढ़िया बढ़िया। प्लस का माइनस का बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, 400 पाई बाय 3 है ना। ठीक है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ भैया, जल्दी जल्दी करो सब लोग। कितने लोगों ने कर लिया सवाल? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं उनको लग रहा है आ जाएगा सर 2-3 सेकंड में भी आ जाएगा? और कितने लोग ऐसे हैं सर, सर जल्दी लिखो फिर हम कॉपी करें। आ गया? सही है। क्या आ गया बेटा? तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, आ गया। ये क्या कर रहा है अभी तक? तो अच्छा, अच्छा फेयर में कर रहा है। अच्छा, तू बेटा कितना पानी पिएगा नालायक? इतना पानी मत पी, पेट में कीचड़ हो जाता है। चलिए, देख वो भी पीने लग गया तुझे देख के। हाँ, चलो बड़े आगे। तूने भी कर लिया बेटा? तो सवाल सिंपल था क्या, सबने कर लिया यार? अरे बेटा, तो इसलिए आपने जेईई मेन के सवाल किए नहीं किए टेंजेंट नॉर्मल के? कर लिए ना कल, तो उसमें था कैसे सवाल? हाँ तो ठीक है, तो इसलिए करा रहे हैं कि कभी पूछ ले, मान लो क्योंकि बोर्ड में होता है ना। और मान लो कि कोई जेईई मेन में पूछ ले तो क्या कर लोगे? पूछ लिया तो पूछ लिया, इसलिए करा। ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लास्ट में लिया है ना? और बस खत्म ही चल रहा है, और क्या, ज्यादा थोड़ा ना कुछ करना है। हाँ लेकिन
आप जो आपकी जो वो है ना बुक 12th की, उसमें ये चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लेना साथ साथ आप बोर्ड के हिसाब से भी। एनसीईआरटी है ना, आप भरोसे मत लेना कि बोर्ड की अलग से क्लास आएगी तब करेंगे, साथ में कर लो, निपटा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप के प्रॉब्लम तो बहुत सारे दे रखे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, वो कर लेना आप, ठीक है। और शीट में तो है ही सही, खैर। चलिए तो ये बता देता हूँ भैया, जितने लोगों से नहीं हुआ देख लें। राइट सर्कुलर कोन का मतलब यही होता है, जब हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। ठंड लग रही है बेटा? चलिए, अरे थोड़ा फील करो, ऐसे मनाली टाइप फील करो भाई, और क्या। देखो देखो, अब हम छुट्टी में कहीं नहीं जा पाए, इधर ही फील कर लो यार। देखो भैया, ये है एच, ये है आर, ये है एल। तो आपको बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है कौन का भी बताया था आप लोगों ने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। तो अब अपने को सीधा इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो हमने सीधा डीवी बाई डी टी कर डाला, 1/3 हो गया 3 पाई, इसको क्या आर स्क्वायर को छोड़ा, डी एच बाय डी टी। उसके बाद आर स्क्वायर का करेंगे 2r, और ये एच को छोड़ा डी आर बाई डी टी। मजा फुला रही बेटा? अब जो रेट ऑफ चेंज हमें दे रखी है, हाइट, हाइट क्या है, बढ़ रही कम हो रही है? ये मैं देख लेता हूं। अरे रुक तो जाओ, एक भाई रुक जाओ, रुक जाओ। हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो डी एच बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव, और वो कितना 4, तो माइनस का 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। और यह 2r h डी आर बाई डी टी, तो जो रेडियस है वो बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, तो डी आर बाई डी टी प्लस का 2, तो आप प्लस का 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 RH। बोलो मजा ही नहीं आई? तो अब जो हमें डीवी बाई डी टी निकालना है वो उस मोमेंट पे निकालना है जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं, जब h कितना था 20 था, और जब r कितना था 10 था, तो कितना आ जाएगा पाई/3, है ना। और ये कितना हो जाएगा, गजब यार, मजा आ गया। 800 तो ये हो गया, और ये माइनस का 400, तो ये 400 पाई/3, सबका आ गया। चलिए, तो फिर इसी बात पे एक और सवाल करते हैं, है ना। जल्दी जल्दी छाप लो जिन लोगों ने नहीं छापा। अब मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। इग्नोर कर बेटा, इग्नोर करे ना, ध्यान मत दे। तो ये स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि तू कॉलेज जाके लेह लद्दाख की यात्रा कर पाए, ठीक है। ट्रेनिंग चल रही तेरी अभी, अभी से डरा है तू तो, वहां तो बर्फ के बीच में चलना पड़ेगा तुझे। कौन सा प्रेशर, या कौन सा प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, मस्त रहे। देखो, चलो टेम्परेचर का कराते हैं, वैसे क्लास खत्म होने वाली, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाद में देख लेना।
सह लेना 5 मिनट, सह लेंगे। देखो, तो ये वाला सवाल करिए। देखिए इन्वर्टेड कौन मतलब कौन उल्टा रखा हुआ है। तो एक्चुअली उल्टा कौन उसी को बोलते हैं जिसको आप एक्चुअल कौन जो खाते हो उसको सीधा बोलते हो। उल्टे कौन में खाते हो एक्चुअली वो सॉफ्ट हमेशा, पता है आपको, इन्वर्टेड कौन में ना। तो ऐसे कौन इन्वर्टेड रखा हुआ है, और जैसे कि वहां पे उसमें आइसक्रीम डालते हैं वैसे यहाँ पानी डाला जा रहा है, ठीक है। महंगाई बहुत है ना, क्या करें, ठीक है। तो भैया देखिए इस टाइप का कौन है ये, ठीक है। और ये हाइट है साहब h, और ये रेडियस है। अब सवाल पढ़ते हैं एक बार। इन्वर्टेड कोन हैज डेप्थ, डेप्थ का मतलब है ये पूरा जो डेप्थ है वो 24 है। कितना है ये डेप्थ? 24। कछु समस्या? अभी देखिए आप, बेस जो है ना, बेस मतलब बेस का रेडियस मतलब ये चीज, ये कितना है? 5, 5 कितना है? 5। अब सुनिए, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इतनी स्पीड से पानी डालना स्टार्ट किया आपने ऊपर से, तो क्या होगा यहाँ पे? वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब जब पानी 12 सेंटीमीटर पे आ गया होगा ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे किस रेट से हाइट बढ़ रही है वो बताना है। समझ रहे हैं आप? तो देखिए सुनिए, हो क्या रहा है कि आप पानी डाल रहे हो तभी तो पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हम बात करते हैं, इसे हटा दो भैया। तो देखिए क्या हुआ कि पानी डालते डालते किसी रैंडम पॉइंट पे बात करें, किसी पे रैंडम पॉइंट पे मान लेते हैं पानी का लेवल यहां तक आ चुका है। कहां तक? यहां तक। यहाँ भी एक्चुअली पानी आप देखोगे ना, वो भी कोनिकल शेप में होगा, ठीक है, छोटा कोन है ना। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लेते हैं ये जो पानी जो कोनिकल शेप में है, इसका कोन का जो ये रेडियस है वो पर्टिकुलर मोमेंट पे, रैंडम मोमेंट पे आर है। और यहां से यहां तक की जो हाइट है मुन्ना, वो कितनी है? एच। कितनी है? एच। पूरी एच नहीं मानी मैंने, यहां से यहां तक की एच मान ली अब। और ये तो 24 मानी रखी है, ये पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या मान ली? एच। और ऑब्वियस ये बात है आर और एच हर मोमेंट पे चेंज हो रहे होंगे क्योंकि पानी आप डालते ही जा रहे हो, सही है। तो हमने रैंडम ले लिया। अब सुनिए क्या करें, है ना। तो हमें निकालना क्या है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके जब एच 12 सेंटीमीटर होगी, एच 12 अभी नहीं डालना है, एच 12 जब होगी, है ना, तब क्या निकालना है कि ये जो हाइट एक किस रेट से बढ़ रही है। हाइट दिख रहा है ना, रेट, लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ मतलब वाटर मतलब हाइट। अब करें क्या? ठीक है, बहुत मुश्किल है। सुन लो एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक चीज पता है कि जो पानी है, ये पानी का जो वॉल्यूम बना है नीचे, इस पानी के वॉल्यूम की चेंज होने की रेट मुझे पता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी पर मिनट डाला जा रहा है, तो मतलब ये वॉल्यूम जो है इसकी चेंज होने की रेट 25 ही रहेगी, क्योंकि जो पानी डालोगे वही तो बढ़ेगा। इस और बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है अंदर पानी, है ना। इसका मतलब ये है कि सुनो 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 सुनो, आपको पता है डीवी बाई डी टी इज प्लस का 25, ये चीज जानते हैं। किसका वॉल्यूम? पानी का। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कौन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, समझे? समझ गए, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या वही था, तुम दिखते नहीं हो ढंग से, ठीक है ना। तो देखो वो आर साइलेंट था, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो होता है ना यार साइलेंट, मतलब जरूर सुनना कि वो ऑडियो, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे होता रहता है ऐसे, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब सुनिएगा क्या करना है। आर और एच हर मोमेंट पे बदल रहे हैं, ठीक है। और मुझे डीवी बाई डी टी पता है, मुझे डी एच बाई डी टी निकालना है। तो आर का तो कोई रोल ही समझ में नहीं आ रहा है, ना आर के चेंज होने की रेट पता है, नहीं आर के चेंज होने की रेट निकालनी है। तो करूंगा क्या आर का? तो कुछ नहीं करना, आर को हटाना पड़ेगा तभी कर पाओगे, क्योंकि ये दो चीजें हैं, डीवी बाई डी टी पता है, डी एच बाई डी टी निकालना है। अरे भाई डी आर बाई डी टी का क्या करेंगे फिर? ना निकालना है, नहीं पता है क्या करना है, तो आर को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आर को हटाने के लिए हम फिर से वापस कौन के पास जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ये ट्राइंगल बंदा दिख रहा है बेटा, और एक ये ट्राइंगल बंदा दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम सिमिलर ट्राइंगल से बोल सकते हैं कि बड़े वाले ट्राइंगल में
बेस 5 है और छोटे वाले ट्रायंगल में बेस r है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये कितना है 24 और छोटे में h, तो यहां से r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5h अपॉन 24। आ रहे भैया? तो r इधर डाल देते हैं तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर कितना 25 h स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया भैया 1/3 और ये फलाना फलाना 25 पाई h क्यूब और ये 3 इंटू 5 24 का स्क्वायर ही चलने दो यार, है ना, इतनी मेहनत क्यों करे, कैलकुलेशन ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये है v वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, है ना, किसी भी मोमेंट पे वॉल्यूम है, वो अगेन हाइट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ली है पानी का वॉल्यूम, हाँ है ना। तो आपको पता है डीवी बाई डी, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो कितना हो जाएगा 25 पाई अपॉन 3 इंटू 24 का स्क्वायर और h क्यूब का करेंगे 3h स्क्वायर dh बाय dt, मजा आ रही है। तो dv बाई dt कितना है 25, तो 25 इज इक्वल टू 25 पाई और ये कितना है 3 इंटू 24 का होल स्क्वायर इंटू कितना बेटा 3h स्क्वायर, तो किस मोमेंट पे निकालना है जब हाइट कितनी है 12, ठीक है, तो कितना होगा 12 का स्क्वायर dh बाय dt, कोई समस्या है, ठीक है। तो 25 से 25 कट जाएगा भैया, इससे काटेंगे कितनी बार 4 टाइम्स, ठीक है, 3 से 3 कटेगा, तो बताइए जरा dh बाय dt है 4/पाई और सेंटीमीटर पर मिनट की सेकंड, सेकंड दे रखा है क्या, मिनट मिनट में, अरे मिनट ही तो है भाई, साफ साफ दिख रहा है 4/पाई सेंटीमीटर पर मिनट, समझ गए यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया, आती उत्तम। अभी कहां से थैंक यू, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा मैं, अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, बस खत्म होने वाला है बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस अभी। अच्छा आईओसी आती नहीं मुझे, हाँ सर आ जाएंगे, आईओसी की क्लास ले लेंगे, अभी छुट्टी कर दूंगा मैं। यार इसमें क्या था, तो लिख लिया था ना, क्वेश्चन ही तो था। फिर देखो एक और चीज समझाते हैं आपको आज, चलो बाद में समझाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, कल समझाएंगे, हाँ ठीक है, अभी टाइम नहीं है इतना। ये क्वेश्चन लिख लो, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ऐसा लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ट्राइंगल एबीसी, इफ ए बी आर कांस्टेंट्स एंड base angles A and B vary, then show that dA by under root of a square minus b square sin square a is equal to dB by under root of b square minus a square sin square b, ऐसा प्रूव करना चाहते हो आप, है ना। तो ये है एसओटी का सवाल, हाँ तो चलो मैं इसको आप पढ़ लो, फटाफट समझा देता हूँ, है ना, क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखो ट्राइंगल में स्मॉल भी जानते हो साइड्स क्या होती है, ए के एंगल ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी, तो दोनों साइड की लंबाई फिक्स है, दोनों साइड की लेंथ फिक्स है, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, जो बेस एंगल्स है ए और बी वो बदल रहे हैं, लेकिन समझ रहे हो। तो देखिए इस तरह का चित्र है, इस तरह का चित्र बनेगा बेटा कि ये ट्राइंगल एबीसी है, तो जो बेस एंगल्स है ए और बी, ये दिख रहे हैं आपको ए और बी, ये चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं कि जो लंबाई है ना ये नहीं बदले और ये लंबाई नहीं बदले, ए और बी लंबाई ना बदले, हाँ तो ए लंबाई कौन सी है ये वाली और बी लेंथ कौन सी ये वाली, तो ये लेंथ नहीं बदलती बट ये एंगल बदलते हैं, तो एंगल ए और एंगल बी वेरिएबल है, और आपको ये प्रूव करना है डी ए अपॉन डी बी अपॉन, अभी डी का मतलब समझ रहे आप, वही है डी बी डी एक्स बाई डी टी में जो डी आता है, ठीक है, हाँ तो उसको लिखने का एक तरीका भी समझाएंगे ना। तो भैया कैसे प्रूव करें, तो इसको इसमें सिंपल सी बात है यार कि एंगल ए और साइड ए इनके बीच में रिलेशन का एक ही तरीका होता है एसओटी में, साइन रूल, क्या होता है साइन रूल, तो हमने क्या किया साइन रूल लगाया, तो साइन रूल है ए अपॉन साइन ए
इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने क्रॉस कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, हाँ या ना। अब देखिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों तरफ, कौन कौन वेरी कर रहा है, एंगल ए एंगल बी वेरी करता है, स्मॉल बी कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए, आपने कभी अगर इंटीग्रेशन किया होगा फिजिक्स में, किया है ना कभी, तो जब आप एक्स स्क्वायर को कभी टी अज्यूम करते होंगे, करते हो, नहीं किया कभी अज्यूम, तो आप डिफरेंशिएट जब करते हैं ना ऐसे करते हो 2x dx बराबर dt, ऐसे लिखते हो ना। तो वो मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, किसके, टाइम, टाइम कहां से आ गया इसमें, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं किया। हमने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ऐसे कर दिया हमने ना, कुछ भी अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, ये तरीका है, ठीक है। और एक्चुअली ये तरीका कहां से आया है, ये ऐसे आया है कि इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और यहाँ 1 आ गया है ना, इसको इधर ले गए, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेट करते वक्त, करते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है कि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, है ना, इंटीग्रेट क्या डिफरेंशिएट बोलना था मुझे ना, तो मैं सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाहर में जाए। तो देखो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट नंबर है बाहर, साइन बी का करेंगे क्योंकि वेरिएबल है कास बी इंटू डी बी, ऐसे करते हो ना आप, एक्स स्क्वायर का किया 2x इंटू क्या लिख दिया dx, है ना। वैसे यहाँ पर साइन बी का किया कॉस बी इंटू बी का किया db, तो यहां से बी साइन ए में बी छोड़ा, साइन ए का किया कास ए और ए का किया डी ए, इस कदर आ गया। तो ये डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो चुका है, अब काम चालू होगा एसओटी का फिर से। तो जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी काश काश नजर नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करेंगे भैया, एक चीज जरूर नजर आ रही है यहाँ पे मजेदार, कि एंगल जो ऊपर डीए है उसमें नीचे एंगल ए दिख रहा है, जो डीबी है उसमें एंगल बी दिख रहा है, सही बात है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, अभी हमने क्या किया, चलो उसको भी बाद में देखेंगे, पहले तो डिवाइड मानते जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं भैया, ये ए और बी, अच्छा रुको मेरे को इधर आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये ए जो है और ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यार जगह नहीं है यार, जगह नहीं मिल रही वहां पे, तो कैसे लिखे, तो चलो यहाँ लिखते हैं, अभी जो सब कर लेंगे वो तो टेंशन नहीं है। देखो हमने क्या किया, गौर से देखिएगा कि जो भैया डीए था, डीए कौन था, डीए, डीए के नीचे लगे इधर वाला मसाला, इधर वाला मसाला डीए के नीचे ले गए ए कॉस बी, और उधर ले गए डीबी के नीचे इधर वाला मसाला, क्योंकि सब अपॉन में चाहिए, कितना बी कॉस है, इस तरह से ले गए, है ना, सही है। अब थोड़ा देखा कि यार डीए के नीचे एक्चुअली में एंगल बी नहीं है, एंगल ए वाली टर्म है, तो घबराना नहीं है, लेकिन कॉस बी को कॉस ए में कन्वर्ट नहीं कर सकता, पर साइन बी को साइन ए में कर सकते हैं यूजिंग द साइन रूल। तो यार ये तो कॉस है, साइन में कैसे बदले, उसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है, उसके लिए अपने को भगवान ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, और ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अभी भी घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे देखो, ये डी है और यहां से ए को अंदर ले जाऊंगा, ए स्क्वायर बनकर, तो अंडर रूट कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सही है। और यहां से कितना आएगा डी बी, और कितना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कोई समस्या है, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा डी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए साइन बी का स्क्वायर है, ए साइन बी, यहां से गौर से देखो आप, ए साइन बी किसके बराबर है, बी साइन ए के, तो ये जो ए साइन बी तुम्हें नजर आ रहा है उसको बी साइन ए लिखा और स्क्वायर और हो रहा है, तो कितना होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और इधर से कितना है डी बी, है ना, बी एंगल चाहिए एंगल बी चाहिए, तो सेम वही हरकत करेंगे जो वहां की है, बी स्क्वायर माइनस बी साइन ए, बी साइन ए को क्या लिखेंगे ए साइन बी, और वो भी क्या स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब कल बस केवल 15 मिनट का टॉपिक बचा है, वो भी केवल और केवल एनसीईआरटी के हिसाब से, जेई के सिलेबस में नहीं है ना, कल वो खत्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर कल चालू कर देंगे, कल कर लेंगे सब जो भी बचा हुआ है ना। तो कल का होमवर्क लिख लो आप, जेई मेंस कंप्लीट, जे एडवांस कंप्लीट हो गई, O1 कंप्लीट हो गई, 5-4 बचे ना, S1 कंप्लीट, O1 S1 कल का होमवर्क है, कंप्लीट कर, कोई बात नहीं, ज्यादा भी होमवर्क करना पड़ता है बेटा। चलो भैया कल मिलते हैं, हाँ O1 S1 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, ये होमवर्क है।
ये एडवांस तो पहले ही दे दिया ना, आप बोल तो रहे हो। 6 7 तो 5 7 8 2 सवाल कर लेना वो भी, हाँ।